हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा देखिए, हम लोगों ने कल के लास्ट क्लास में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के चैप्टर को कंप्लीट किया था। इकोलॉजी में हमारा इस यूनिट का सेकंड जो चैप्टर है वह है इकोसिस्टम। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम, ये इकोलॉजी के दो बड़े चैप्टर हैं जिनका नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज काफ़ी अच्छा है। वैसे भी इकोलॉजी का जो यूनिट है उससे अप्रॉक्स 8 to 9 क्वेश्चन पूरे यूनिट से रहेंगे, जिसमें 4 लेसन हैं। स्टार्टिंग के 2 लेसन बड़े हैं और बाकी के 2 लेसन थोड़े मीडियम हैं। देखिए 2006 के पहले ये जो यूनिट था उसके वेटेज काफ़ी कम थे, ना के बराबर थे। बहुत सारे जगह पे ये पढ़ाया भी नहीं जाता था, ठीक है। लेकिन चूंकि अब इसका वेटेज बढ़ गया है, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं, तो इसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना जेनेटिक्स का है। तो पहले जेनेटिक्स से सिर्फ अकेला 15 क्वेश्चन होता था, जेनेटिक्स एंड मोलिकुलर बायोलॉजी मिला के। लेकिन आज जेनेटिक्स से 8 to 9 क्वेश्चन, तो ये अकेला यूनिट जो है वो 8 to 9 या 10 क्वेश्चन तक चला जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 4 चैप्टर हैं और एक चैप्टर से अगर किसी एक चैप्टर से 2, किसी चैप्टर से 2, 4 क्वेश्चन, और बाकी के 2 चैप्टर से 1 क्वेश्चन भी लिया तो 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसी वजह से इस चैप्टर का ये इस यूनिट का वेटेज काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस चैप्टर का रिवीजन एग्जाम के 2 दिन पहले भी आप आसानी से करके जा सकते हैं। तो अभी आप इसका अगर एक बार अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, कुछ एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर लेते हैं और सिर्फ एग्जाम के 2 से 4 दिन पहले पूरा रिवीजन कर लो, आपका पूरा का पूरा अच्छा कैचअप हो जाएगा इस चैप्टर का या इस पूरे यूनिट का। आपके जो इस ईयर के जो टॉपर हैं, जिनका नीट में अभी जो नाटा का रिजल्ट जो रिलीज हुआ है, रिजल्ट नहीं मतलब नाटा का जो आंसर शीट रिलीज हुआ है, उसके बेसिस पर हमारे जो बच्चे हैं यानी आपके जो सीनियर और इस आपके इंस्टीट्यूट से जो टॉपर हैं, उनका 651 जो मार्क्स आ रहा है, उनको भी मैंने यही बोला था कि आप 3 से 4 दिन पहले या लास्ट के 2 दिन पहले मॉर्फोलॉजी एंड इकोलॉजी का रिवीजन करके जाना। उन्होंने ऐसा किया, उसका बेनिफिट उनको मिला, क्योंकि 2-3 दिन पहले जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, जितने भी डायग्राम हैं, वो एक बार आपको दिमाग में रहा, वहां पे उतना ही से काम चल जाएगा। तो इस चैप्टर के जो भी थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर होते हैं उनका एकदम लेटेस्ट में रिविजन कर लो, उसके एग्जाम्पल को याद रख लो, आपका काम निकलेगा। यानी कि एग्जाम में सारा चीज टकाटक रहेगा, मार्क्स भी आपके नंबर भी टकाटक रहेंगे, कॉलेज भी टकाटक मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलिए आज का जो हमारा सेकंड चैप्टर है वह है इकोलॉजी का, वह है इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम की अगर हम लोग जब बात करें, इस अर्थ पे एक वाइड रेंज के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वाइड रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। और उन सभी का ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरैक्ट अमॉन्ग देमसेल्फ। इंटरैक्ट अमॉन्ग देमसेल्फ कहने का मतलब वो आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। हम हैं तो हमारे आसपास के जो भी एनिमल हैं, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गाय, भैंस, वो उनका हमारे और हमारा उनके थ्रू क्या है, इंटरेक्शन है। कोई ना कोई वजह से हम लोग एक दूसरे से टकराते हैं। अब हम रास्ते में जा रहे हैं तो डॉग आता है, हम खाना कुछ बचा हुआ दे देते तो डॉग उसे खा लेता है, इंटरेक्ट हुआ। वो किसी भी चीज से अगर वो हमारे किसी भी चीज से हमारे बिहेवियर, हमारे एक्टिविटी से अगर इंटरेक्ट होते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो वो एक हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है, वो एक हमारे आसपास के सराउंडिंग जो हमारा बायोम है उसका पार्ट है वो। तो इसीलिए कहते हैं, तो यहां पर देखिए ए वाइड रेंज ऑफ living, a wide range of living organisms are present on earth. A wide range of living organisms are present on earth surface. तो ये एक वाइड रेंज है लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस
अर्थ सरफेस पे, ठीक है। और कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग organisms are all living organisms such as, उसमें भी जैसे डाल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन हो सकते हैं, तीन ही ग्रुप में हम लोग एक्चुअली में इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बस। तो सच एज प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये सभी, अब प्लांट हमसे इंटरेक्ट करता है, एनिमल हम भी एनिमल है, तो बाकी के जो एनिमल है वो किसी न किसी हमसे इंटरेक्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ है तो वो हमसे किसी न किसी वजह से इंटरेक्ट करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर interact among themselves, and also from surrounding environment to balance the नेचर। तो नेचर को बैलेंस करने के लिए सारा चीज हो रहा है। अब इसके साथ साथ देखिए, तो अगर इकोसिस्टम को अगर हम लोग थोड़ा डिफाइन करना है तो हम लोग कह सकते हैं दिस सेल्फ sustaining and functional unit of living world and functional unit of living world is called as इकोसिस्टम। अब इसी को क्या कह देंगे हम, इकोसिस्टम कहेंगे। तो ये जो फंक्शनल यूनिट है किसका, लिविंग वर्ल्ड का, यानी जिसमें एक एनिमल का दूसरे एनिमल से इंटरेक्शन हो रहा है, एनवायरमेंट हमारा जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है वो हमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, ये सारे चीज मिला करके तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग वर्ल्ड का जो यूनिट है यही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। यानी इसको क्या कह देंगे हम लोग, इकोसिस्टम कहेंगे। ओके, अब देखो कि जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम किसी न किसी रूप से कैसे इसमें, इस इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से मिलकर के काम करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक कंपोनेंट में जो भी लाइट, टेम्परेचर, ये रेनफॉल, हाई विंड, ये जितने भी चीज होते हैं, यानी फिजिकल एनवायरनमेंट जो होता है वो इंक्लूड होते हैं, तो वो एबायोटिक कंपोनेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये दोनों मिलकर के दोनों पार्ट जो है वो इकोसिस्टम के ही हैं। तो कहता है कि ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम consist बायोटिक, और बायोटिक में क्या,
तो प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, an ecosystem consists biotic and abiotic में rainfall, wind, light, temperature, and abiotic consists biotic and abiotic factor, abiotic component, factor नहीं component। ओके बेटा, तो पहले तो ये दो बातें समझ गए हम लोग कि किसी भी यानी कि जो इकोसिस्टम है उसमें बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक की बात जब भी होगी तो प्लांट, एनिमल और माइक्रोऑर्गेनिज्म, और जब एबायोटिक की बात होगी तो आप देख लो हमारे चारों तरफ के बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं। मॉर्निंग में सनलाइट आती है वो भी एनवायरनमेंट का पार्ट है, तेज हवा चलती है, बारिश होती है, ये जितने भी चीज होते हैं वो सब क्या है हमारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं। तो उनका भी इंटरेक्शन हमारे बॉडी के साथ यानी हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके साथ उनका बना रहता है, तो इसलिए वो सारी चीज भी क्या है वो इंक्लूड है। ठीक है, अब देखो कि ये जो चैप्टर है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ चीजें बनाई गई है। तो जहां पर हम लोग ये दे सकते हैं सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के टाइप्स। देखो इकोसिस्टम के अगर टाइप की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले इकोसिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए दो कैटेगरी में हम लोगों ने बांट दिया। एक हमने कर दिया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा कर दिया एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, तो उसको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंप्लीफाई करने के लिए तो कहते हैं टू सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इट इज टू टाइप। वो कौन कौन से हैं? तो एक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू हो गया क्या, तो एक को क्या दिया हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब कि ये कहां होगा, तो अकर्स ऑन लैंड यानी जमीन के ऊपर जो मिलते हैं, तो दिस इकोसिस्टम इज अकर्स ऑन लैंड। दिस इकोसिस्टम अकर्स ऑन लैंड। अब लैंड के ऊपर मिलने वाले जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, तो ग्रास लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सारे जो इकोसिस्टम है दीज आर दी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके, तो फॉरेस्ट एग्जांपल डाल सकते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डिजर्ट, ये सारे जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गए। सेकंड में हमारा कहता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम की कि एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या है, तो देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब हुआ इट occurs in water, यानी ये कहाँ मिलता है, तो it occurs in water, ये हमें वाटर में मिलता है। ओके, जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख लो पॉन्ड, लेक, सी, रिवर, एक्वेरियम, etc। तो ये सारे जो पार्ट हो गए ये पार्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम का है। ठीक है,
और बाकी ऊपर का पार्ट वो जो है वह टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का है। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं वह एक्वेटिक और वो बातें जो है वह टेरेस्ट्रियल का। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का इट अकर्स इन वाटर पॉन्ड, अकर्स इन वाटर, ठीक है। आई थिंक आपको शायद नीचे की लाइन ना दिखाई दे, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक्वेटिक इकोसिस्टम को ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे, एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप ये देखिए क्या है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या क्या हो रहा है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे पहले इट अकर्स इन, क्या लिखा था, वाटर, यानी कहाँ मिलेगा, वाटर में, ठीक है। और एग्जाम्पल के रूप में आप डाल दीजिए लेक, रिवर, पॉन्ड, और क्या हो सकता है, सी, फिर एक्वेरियम, etc। ओके, तो ये सारे जो चीजें हो गए वह एक्वेटिक इकोसिस्टम के पार्ट हो गए। देखो ये तो जो हुआ, ये एक इकोसिस्टम जो है वह, दिस इज माय फ्रेम, ये फ्रेम जो है वो इंडिकेट करता है कि मुझे इसके बाहर नहीं लिखना है, अदरवाइज आई थिंक आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए यह एक मैं फ्रेम तैयार कर लेता हूं। अब चलिए चलिए अब आइए देखिए, कहते हैं कि हम लोग ऐसे इकोसिस्टम को दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक ऐसा इकोसिस्टम जो जिसमें ह्यूमन बींग्स जो है यानी ह्यूमन ने सपोर्ट किया है, और दूसरा है कोई ऐसा इकोसिस्टम जिसमें ह्यूमन ने सपोर्ट नहीं किया यानी जो नेचुरल है। तो एक होगा नेचुरल और दूसरा होगा मैन मेड, या उसी को कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। तो according to human interference, इकोसिस्टम टू टाइप्स, इकोसिस्टम क्या हो जाएंगे, तो टू टाइप्स के हो जाएंगे बेटा। ओके, अब जैसे फर्स्ट में एक होगा नेचुरल, इकोसिस्टम। देखिए अब नेचुरल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें कि नेचुरल इकोसिस्टम हमारा क्या है, तो ऐसा इकोसिस्टम जो नेचर क्या है, इट डेवलप बाय नेचर, डेवलप्ड बाय नेचर without support of human, it developed by nature without support of human। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं कौन कौन से, तो जो भी है खास करके फॉरेस्ट हुआ, मैरीन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये सब कंप्लीट किया है। तो इसमें ह्यूमन ने कोई सपोर्ट नहीं किया है,
लेकिन दूसरा जो होगा वो होगा एंथ्रोपोजेनिक, या इसी को कहते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड इकोसिस्टम। ओके, एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड इकोसिस्टम। अब देखो एंथ्रोपोजेनिक एंड मैन मेड इकोसिस्टम की हम लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं इट डेवलप्ड बाय ह्यूमन। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका एक्वेरियम, एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है। अब कहता है कि लार्जेस्ट एंथ्रोपोजेनिक अगर बात की जाए या तो वह है एग्रो इको सिस्टम इज लार्जेस्ट मैन मेड इको। अब एग्रो इकोसिस्टम मतलब क्या है यहां पर, तो एग्रीकल्चर को, तो ये आप कर सकते हैं एग्रो इकोसिस्टम, या इसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर। तो एग्रो इकोसिस्टम और एग्रीकल्चर इज लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। इससे बड़ा यानी आप देखो ना कितने दूर तक एग्रीकल्चर कर सकते हैं, आप करते ही हैं हम लोग, तो वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है मैन मेड का। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ एक बात। अब आइए देखो इकोसिस्टम मैन मेड और ये हो गया। अब कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक। सबसे पहली बात तो एंथ्रोपोजेनिक जो है वह खुद से रेगुलेट नहीं होता है, इट इज नॉट सेल्फ रेगुलेटेड, यानी इसको रेगुलेट हमारे द्वारा करना पड़ेगा, इसको कोई ये अपने से नेचुरली रेगुलेट नहीं होगा। तो डू नॉट possesses self regulatory मैकेनिज्म, यानी यह खुद से रेगुलेट होने वाला मैकेनिज्म नहीं है। सेकेंड, लिटिल डाइवर्सिटी, सिंपल फूड चेन, यानी कम डाइवर्सिटी होते हैं, लिटिल सिटी, उसके साथ साथ सिंपल फूड चेन। लिटिल डाइवर्सिटी कहने का मतलब जो एग्रीकल्चर फील्ड है तो उसमें क्या करते हैं, एक या दो वेराइटी के क्रॉप का हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो डाइवर्सिटी क्या हो गया, कम। अब डाइवर्सिटी की बात करोगे तो बहुत कम डाइवर्सिटी हो जाएगा। जिस स्पेसीज का यानी जिस प्लांट का एग्रीकल्चर किया है वो सॉइल में उससे रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्या बहुत ज्यादा तो है नहीं डाइवर्सिटी वहां पे उस इतने एरिया में, तो बहुत डाइवर्सिटी बहुत कम हो जाती है। और ये क्या है, तो दिस इज ए सिंपल फूड चेन है। ओके, इससे हाई प्रोडक्टिव होती है और लिटिल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हाई प्रोडक्टिव एंड लिटिल साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो लिटिल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग कम होती है। अब चलिए
तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया है, एक जो मैन मेड है उसके जो इकोसिस्टम है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है। अब आइए हम लोग अब हेडिंग देंगे कंपोनेंट ऑफ, टाइप्स तो देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट को देखेंगे, हेडिंग देंगे आप लोग इकोसिस्टम कंपोनेंट। देखो इकोसिस्टम के टू कंपोनेंट होते हैं, जो इकोसिस्टम है उसके टू कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा बेटा बायोटिक और दूसरा कंपोनेंट होगा एबायोटिक। तो यहां पर पहले हेडिंग देंगे हम लोग इकोसिस्टम कंपोनेंट, ठीक। अब हम इस इकोसिस्टम के इस कंपोनेंट की अगर बात करें तो इकोसिस्टम के टू कंपोनेंट हैं, एक है एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट, ठीक। एबायोटिक कंपोनेंट में तीन चीजें इंक्लूड है, यानी तीन तरह से है इसमें, ठीक। एक होता है क्लाइमेटिक और क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक एंड इडाफिक, ठीक है। क्लाइमेटिक, इडाफिक एंड टोपोग्राफिक, हाँ ये हो गया टोपोग्राफिक। जबकि बायोटिक कंपोनेंट में दो चीजें इंक्लूड है, पहला है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर में सारे ग्रीन प्लांट आर प्रोड्यूसर, और ग्रीन प्लांट, और दूसरा है सेकेंड वन इज कंज्यूमर। In this consumer include, they are actually on the basis of consuming tendency, consumers are three types. That means primary consumer, next one is secondary consumer, next one is secondary consumer and tertiary, third one is tertiary consumer. Primary, secondary, tertiary, and these three types of consumer, T1, T2, T3, sometimes it is also represented T4, that means quaternary consumer. Consumer means someone will consume anything, like we consume food, that is we are consumer. So any person or object consume anything, that is consumer. We all animals are consumer because we cannot synthesize on food, so we have to consume which is produced by the plant. अब इसके बाद में इसी चीज को हम लोग थोड़ा ये करते हैं, तो अब हेडिंग देंगे इकोसिस्टम कंपोनेंट। और देखो इकोसिस्टम का जो साइज है वो काफी बड़ा होता है, और इसी साइज में जैसे सबसे छोटा साइज एक पॉन्ड को ले लीजिए या बड़ा लार्जेस्ट हम लोग प्लांट को ले लीजिए, तो इकोसिस्टम का साइज जो है वो बहुत वैरीज करता है। और इसी साइज के बेसिस पर और इस साइज में, यानी कि अगर चाहे लार्ज इकोसिस्टम हो या फिर स्मॉल इकोसिस्टम हो, किसी भी इकोसिस्टम में दोनों चीज इंक्लूड है, बायोटिक और एबायोटिक। तो कहते हैं द साइज ऑफ ecosystem is varies from a small pond to large forest। चाहे स्मॉल पॉन्ड हो
और चाहे एक लार्ज फॉरेस्ट हो, इन सभी में दोनों चीज इंक्लूड है। ठीक, यानी कहां से कहां ये इसमें दोनों चीज इंक्लूड है। अब आइए इन दोनों चीजों में बट इन ऑल इकोसिस्टम है both type of component, that is biotic and abiotic। ठीक, बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों तरह के कंपोनेंट इसमें इंक्लूड है। अब देखो तो वो दोनों कंपोनेंट क्या है, सो दीज आर टू टाइप्स। कौन कौन, एक हो जाएगा ए बायोटिक कंपोनेंट और सेकेंड वन बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो अब पहले हम लोग को फर्स्ट में कौन सा देखना है, फर्स्ट में हम लोग को देखना है एबायोटिक कंपोनेंट। फर्स्ट में क्या देखेंगे हम लोग, ए बायोटिक कंपोनेंट। तो आइए पहले हेडिंग दीजिए एबायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या, तो ऑल नॉन लिविंग, जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर या फिजिकल एनवायरमेंट, वे सभी मिलकर के क्या कहलाएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट। तो कह सकते हैं ऑल नॉन लिविंग और फिजिकल एनवायरमेंट are constitute abiotic component। तो ये सभी जो है वो मिलकर के क्या कहलाएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे। अब देखो जो भी एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, तो वो एबायोटिक कंपोनेंट की जब भी बात होगी तब ध्यान में रखना रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, विंड, वाटर करेंट, दीज आर दी एबायोटिक कंपोनेंट जब भी बात होगी। तो हम लिख भी देते हैं in abiotic components include wind, soil, light, temperature, water current, etc। और भी जो चीज है वो, तो ये सभी जो है वो क्या होंगे, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब कहते हैं दे आर it is mainly थ्री टाइप्स। और वो फर्स्ट में क्या है, क्लाइमेटिक यानी कि जिसमें
क्लाइमेट इंक्लूड है। तो क्लाइमेट में ये जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं वो मेन रूप से हम क्लाइमेट वाला ही लिए हैं। तो जितने भी हैं यहाँ पर क्लाइमेटिक में, यानी क्लाइमेटिक फैक्टर या क्लाइमेटिक कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें वो सारा चीज इंक्लूड हो जाएगा। विंड, सॉइल, लाइट, ये सॉइल को छोड़ करके ये सारा चीज जो है वो क्लाइमेटिक में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इट इंक्लूड टेम्परेचर, light, it include temperature, light, wind, वाटर करेंट। ठीक, अब अगर बात आई है सेकंड की, तो सेकंड में हम लोग जब बात करते हैं तो सेकंड में क्या होगा, तो सेकंड में हम क्या कह रहे थे, सेकंड में हमारा था ये इडाफिक फैक्टर। ओके, ये हो गया इडाफिक फैक्टर में इंक्लूड होते हैं द फिजिकल एंड केमिकल, it include the chemical and it include the chemical and physical प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यानी खास करके सॉइल की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। और थर्ड वन है टोपोग्राफिक फैक्टर। ओके, थर्ड वन में क्या है इंक्लूड, तो थर्ड वन में टोपोग्राफिक फैक्टर इंक्लूड है। टोपोग्राफिक फैक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, इट इंक्लूड स्लोप, वैली, माउंटेन, ये सब जितने भी चीज हैं दीज आर इंक्लूड इन टोपोग्राफिक फैक्टर। ओके, अब आइए बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट की। तो यहां तक ये बायोटिक कंपोनेंट कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसी के बाद में है हमारा बायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट हम क्या देंगे, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक, जब बात करते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट की, तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, तो बायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड होता है आपका, जाकर के देखिए, बायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड हो जाएगा आपको, तो कहते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म like plant, animal, all living organism like plant, animal and microorganism constitute to biotic components।
ये सभी जो है वो मिलकर के क्या बनाते हैं, तो ये बायोटिक कंपोनेंट के बनाते हैं। ओके, अब कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल, on the basis of their role, on the basis of their role, they classified into their role, they classified into टू ग्रुप। अब वो ग्रुप कौन कौन से हैं, तो एक ग्रुप है सबसे पहले प्रोड्यूसर, और सेकंड ग्रुप यानी कोई चीज जो बनाने वाला है, प्रोड्यूस करने वाला है, और दूसरा ग्रुप है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ओके, तो दो मेन ग्रुप में बटा है, और इसमें से एक है प्रोड्यूसर तो दूसरा है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर हमेशा कुछ ना कुछ बनाने वाला, और कंज्यूमर दैट मींस कि कुछ ना कुछ कंज्यूम करने वाला है। ओके, अब यहां तक की ये बातें हम लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग लिखते हैं प्रोड्यूसर के बारे में। ओके, क्या लिखेंगे, तो प्रोड्यूसर के बारे में लिखेंगे हम लोग। इसकी आगे की बातें जो है हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या होता है। ठीक है, चलिए।